नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 के खास वीकली शो कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनीनामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के अलावा विवादों यानी डिस्प्यूट से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, अदानी समूह इस हफ्ते 5 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि मार्केट रेगुलेटर सेबी को उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ खरीदा था। सेबी ने आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी। आरटीआई में सेबी से पूछा गया था कि अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ में किस निवेशक ने कितना पैसा निवेश किया था। साथ ही यह भी पूछा गया था कि अदानी समूह की तरफ से एफपीओ को रद्द करने के बारे में भी सेबी जानकारी मुहैया कराए। जनवरी में लॉन्च हुआ एफपीओ पूरा भर गया था, पर 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में भारी गिरावट से कंपनी ने एफपीओ को रद्द कर दिया था। दूसरी खबर यह है कि अदानी समूह के मामले पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जांच तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च की शुरुआत में सेबी को अदानी मामले की जांच के साथ 2 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन को देखते हुए सेबी ने मामले पर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। 17 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब ½ चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर यह है कि ग्रुप ने मार्च तिमाही के दौरान कम से कम $3 अरब का भुगतान किया। इस भुगतान में गिरवी रखे शेयरों और बॉन्ड से जुड़ा पेमेंट शामिल है। $3 अरब की रकम में से $1.8 अरब जीक्यूजी पार्टनर्स को शेयर बेचकर जुटाए गए थे और $1 अरब का निवेश प्रोमोटर ग्रुप की ओर से किया गया था। 18 अप्रैल को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 2% के आसपास गिरा था। चौथी खबर यह है कि वित्त वर्ष 2023 के दौरान अदानी ग्रुप पर कर्ज का बोझ 21% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर 2.3 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज दर्ज किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कमाई बढ़ने की वजह से कर्ज लौटाने को लेकर अदानी ग्रुप की क्षमता भी बढ़ी है। 19 अप्रैल को शेयर करीब 1% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर यह है कि अदानी ग्रुप थाने स्थित एसीसी के 16 एकड़ के कैंपस को मोनेटाइज कर सकता है। 25 से 30 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इसे मोनेटाइज कर अदानी ग्रुप 400 से 480 करोड़ रुपए जुटा सकता है। 21 अप्रैल को एसीसी का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी में रिटेल निवेशकों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। पिछले साल मई में हुई लिस्टिंग के बाद से एलआईसी के शेयर में गिरावट का दौर लगातार जारी है, जिसका असर मार्च तिमाही में भी रिटेल निवेशकों की होल्डिंग पर देखने को मिला। जनवरी मार्च तिमाही में 62,668 रिटेल निवेशकों ने एलआईसी के शेयर बेचकर निकलना बेहतर समझा। 2 लाख रुपए से कम के शेयरों की होल्डिंग वाले निवेशकों को रिटेल की कैटेगरी में रखा जाता है। 17 मई 2022 के बाद से अब तक कुल 6.7 लाख रिटेल निवेशक एलआईसी के शेयर से पूरी तरह से एग्जिट हो चुके हैं। रिटेल निवेशकों के लिए 904 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले शेयर 530 रुपए तक लुढ़क चुका है और फिलहाल भी 545 रुपए के आसपास ही कारोबार कर रहा है। हालांकि संस्थागत निवेशकों के लिए घाटा और भी ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए आईपीओ में कोई डिस्काउंट नहीं था और उनका इशू प्राइस 949 रुपए का था। दरअसल निजी बीमा कंपनियां ज्यादा आक्रामक हैं, जिस वजह से एलआईसी के मार्केट शेयर में कमी हो रही है। शायद इसीलिए विदेशी निवेशकों और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग में भी कमी हुई है। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 0.17% से घटकर 0.08% रह गई। वहीं म्यूचुअल फंड्स की एलआईसी में होल्डिंग 0.66% से घटकर 0.63% पर आ गई। 17 अप्रैल को एलआईसी का शेयर 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता 2 खबरों की वजह से फोकस में रही। पहली खबर यह है कि कंपनी की बार्कलेस बैंक के साथ 1500 करोड़ रुपए के लोन के लिए हिंदुस्तान जिंक के 3500 करोड़ रुपए के शेयरों को गिरवी रखा गया है, जो कि 2.44% हिस्से के बराबर है। इसी तरह वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक में अपनी 65% कुल हिस्सेदारी में से 91% हिस्सेदारी को गिरवी रख दिया है। लोन की रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान और अन्य कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। 21 अप्रैल को वेदांता का शेयर 1.25% गिरकर और हिंदुस्तान जिंक का शेयर 1.5% गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि वेदांता ने दक्षिण कोरिया की 20 कंपनियों के साथ करार किया है। ये सभी कंपनियां डिस्प्ले ग्लास इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और इस डील के जरिए कंपनी की भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप करने की मंशा है। 2022 की शुरुआत में वेदांता फॉक्सकॉन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और ग्लास फैब यूनिट्स लगाने की घोषणा की थी। इस प्लांट पर कुल $20 अरब का निवेश होगा और 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 18 अप्रैल को वेदांता का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया एक कदम आगे बढ़ गई है। दरअसल बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण से जुड़ी बोलियों का आकलन शुरू कर दिया है। इन बिडर्स में कम से कम 5 नाम शामिल है, जिनका आकलन रिजर्व बैंक की ओर से किया जा रहा है। इन बिडर्स में कोटक महिंद्रा बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक, एमिरेट्स, एनबीडी के नाम सामने आए हैं। आईडीबीआई बैंक में हिस्सा बिक्री सरकार की ओर से सरकारी बैंकों की निजीकरण प्रक्रिया से जुड़ा
पहला बड़ा कदम है। इस हिस्सा बिक्री से सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलने का अनुमान है। सरकार आईडीबीआई बैंक में करीब 45.5% हिस्सा बेचना चाहती है, हिस्सा रखती है, जिसमें से 30.5% हिस्सेदारी बेची जाएगी। साथ ही इस बैंक की प्रमोटर कंपनी एलआईसी के पास करीब 49% हिस्सेदारी है, जिसमें से 30.25% हिस्सा बेचने की इच्छा जाहिर की गई है। 17 अप्रैल को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, देश की सबसे बड़ी और सरकारी पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी अपने ग्रीन एनर्जी कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एनजीईएल में हिस्सा खरीदने के लिए मलेशिया की कंपनी पेट्रोनास की एनटीपीसी के साथ बातचीत चल रही थी। पेट्रोनास ने 4,000 करोड़ रुपए में एनजीईएल में 20% हिस्सा खरीदने का ऑफर भी दिया था और पिछले महीने इस प्रक्रिया में 2 सरकारी कंपनियों आरईसी और आईजीएल को बिडिंग राउंड में पीछे छोड़ दिया था, पर बाद में अपनी बोली को वापस ले लिया क्योंकि फाइनल बोली को बढ़ाने के लिए एनटीपीसी की ओर से मोलतोल किया जा रहा था। पेट्रोनास के साथ डील रद्द होने के बाद एनटीपीसी की अब इसी वित्त वर्ष में आईपीओ लाने की योजना है और कुल मिलाकर इस कंपनी की 6,000 करोड़ रुपए के एसेट्स बेचने की योजना है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत पर एनटीपीसी के करीब 15 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एनजीएल में ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा खबर यह भी है कि देश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए एनटीपीसी की अपने कोयले पर चलने वाले मौजूदा पावर प्लांट्स के जरिए 10 गीगावाट या 10,000 मेगावाट से ज्यादा क्षमता विस्तार करने की योजना है। इस योजना पर 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 17 अप्रैल को जब यह खबर आई तो एनटीपीसी का शेयर करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। छठी खबर की ओर चलते हैं। स्कॉर्पियो एसयूवी जैसी एसयूवीज के साथ साथ अपने ट्रैक्टर्स के लिए फेमस ऑटो कंपनी एमएनएम ने अब ईवी कारोबार के लिए भी कमर कस ली है। ईवी कारोबार में आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए कंपनी ने अपने ऑटो कारोबार के टॉप मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए हैं। इस रणनीति के तहत कई सीनियर अधिकारियों के रोल में बदलाव के साथ साथ ऑटो कारोबार के लिए सीईओ की नई पोजीशन भी तैयार की गई है। 4 अप्रैल से नलिनीकांत गोलनगुट्टा ने नए सीईओ का पदभार संभाल भी लिया है। एमएनएम का मानना है कि मार्च 2027 तक इलेक्ट्रिक मॉडल्स का कंपनी की कुल एसयूवी बिक्री में 20 से 30% का योगदान होगा। इसके अलावा हाल में बनाई गई कंपनी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल या MEAL के लिए कौशल्य नंद कुमार को 1 अप्रैल से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जो ग्रुप के साथ करीब 15 साल से मौजूद हैं। 17 अप्रैल को एमएनएम का शेयर 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर, अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग संकट का आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर ज्यादा असर हुआ है, जबकि छोटी कंपनियां इससे कम प्रभावित रही। टीसीएस के नतीजों के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के चौथी तिमाही के नतीजे भी अनुमान से कमजोर रहे। 13 अप्रैल की शाम को जारी हुए नतीजों में मुनाफा 7% घटकर 6,128 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान आय 2.3% घटकर 37,441 करोड़ रुपए पर रही। सीसी यानी कांस्टेंट करेंसी आय ग्रोथ 3.2% घटी है और सबसे बड़ी निराशा थी गाइडेंस। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की आय ग्रोथ 4 से 7% रहने की उम्मीद जताई है, जबकि एनालिस्ट का औसत अनुमान 10.6% का था। 17 अप्रैल यानी सोमवार को इंफोसिस का शेयर करीब 9.5% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था, जो कि मार्च 2020 यानी कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी और दिन के दौरान शेयर ने 1185 रुपए 30 पैसे का नया 52 वीक लो भी टच किया था। हालांकि इस दौरान एचसीएल टेक के नतीजे अनुमान से हल्के खराब ही रहे हैं। मुनाफा 2.8% घटकर 3,983 करोड़ रुपए रहा। 21 अप्रैल को एचसीएल टेक का शेयर 1% ऊपर बंद हुआ था। वहीं 2 छोटी आईटी कंपनियों मैस्टेक और साइंट दोनों के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं, अच्छे रहे हैं। 20 अप्रैल को मैस्टेक का शेयर 11.5% चढ़कर और 21 अप्रैल को साइंट का शेयर करीब 6% चढ़कर बंद हुआ था। 8वीं खबर, टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला, कंपनी ने अपने पायलट्स और क्रू मेंबर्स के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। एयर इंडिया के 5 साल के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 2700 से ज्यादा पायलट्स और 5,600 से ज्यादा केबिन क्रू की सैलरी में इजाफा होगा। सैलरी में बढ़ोतरी में पायलट्स के फ्लाइटिंग आवर्स के रेट को बढ़ाया जाना भी शामिल है। ट्रेनिंग में जाने वाले पायलट्स के एडिशनल भत्ते और प्रति घंटे फ्लाइंग अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी। सैलरी में बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, पर कंपनी के पायलट्स के एसोसिएशन इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन और इंडियन पायलट्स गिल्ड को सैलरी में बदलाव पसंद नहीं आया है। इसीलिए सभी पायलट्स को इस पर मंजूरी या दस्तखत करने से मना किया गया है। दरअसल एयर इंडिया और कंपनी के पायलट्स के बीच विवाद का मुद्दा है उड़ान भत्ता, जिसे घटाकर 40 घंटे कर दिया गया। कोविड से पहले ये 70 घंटे पर था। यूनियन से जुड़े पायलट्स का कहना है कि अगर एयर इंडिया का मैनेजमेंट उनकी सहमति के बिना
नई शर्तों के साथ आगे बढ़ता है तो इससे औद्योगिक अशांति फैल सकती है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उनकी ओर से किसी यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है। दूसरी खबर यह है कि एयर इंडिया और विस्तारा के बीच मर्जर को लेकर जारी प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई। एयर इंडिया और सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी SIA ने इस मर्जर पर CCI की मंजूरी की मांग की है। नौवीं खबर, 18 अप्रैल यानी मंगलवार को येस बैंक ने जनवरी मार्च तिमाही के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की घोषणा की, जिसके बाद शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक बैंक के कुल 50,57,000 शेयर होल्डर्स हैं, जबकि दिसंबर 2022 के अंत तक बैंक के कुल 48 लाख शेयर होल्डर्स ही थे। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 13 म्यूचुअल फंड्स के पास 3.32 करोड़ शेयर यानी 0.12% हिस्सेदारी है। वहीं बैंकों के पास 949.57 करोड़ शेयर या 33.02% हिस्सेदारी है। साथ ही मार्च तिमाही के अंत तक 13 इंश्योरेंस कंपनियों के पास 4.62% हिस्सेदारी या 132.94 करोड़ शेयर थे। 18 अप्रैल को येस बैंक का शेयर 9% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, जनवरी मार्च तिमाही के लिए जारी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक ITC में GQG पार्टनर्स नाम के विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी धीरे धीरे पर पिछली कुछ तिमाहियों से लगातार बढ़ रही है। GQG पार्टनर्स वही FPI है जिसने मार्च में अदानी ग्रुप की कंपनियों में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किया था। 31 मार्च को खत्म तिमाही में GQG पार्टनर्स की ITC में हिस्सेदारी बढ़कर 1.44% पर पहुंच गई, जो दिसंबर में 1.29%, सितंबर में 1.15% और जून में 1.1% पर थी। FPI का हिस्सा भी इस कंपनी में लगातार बढ़ा है। कुल मिलाकर विदेशी निवेशकों का ITC में हिस्सा बढ़कर 12.86% पर पहुंच गया, जो दिसंबर 2022 के अंत तक 12.51% पर था। यानी तिमाही दर तिमाही उनके हिस्से में 0.35% की बढ़ोतरी हुई। मार्च अंत तक म्यूचुअल फंड्स के पास 9.47% और इंश्योरेंस कंपनियों के पास इस कंपनी की 20.39% हिस्सेदारी है। 21 अप्रैल को ITC के शेयर ने 409 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था और मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के पार निकल गया था, जो HDFC लिमिटेड के भी पार निकल गया है। 11वीं खबर, शेयर बाजार में 19 अप्रैल को BEML लैंड एसेट्स के शेयर बिकने के लिए आए और यह लिस्टिंग खराबी रही। BEML लैंड एसेट्स का शेयर BSE पर 290 रुपए 20 पैसे के स्तर पर एकदम सपाट खुला था, पर लिस्टिंग के 10 मिनटों के अंदर ही शेयर में 5% का निचले सर्किट लग गया था और उसके बाद कारोबार की समाप्ति तक शेयर इस निचले सर्किट से नहीं उबर पाया था और क्लोजिंग 275 रुपए 70 पैसे के दाम पर हुई। बाजार के जानकारों का अनुमान था कि शेयर 300 रुपए के आसपास लिस्ट होगा। आपको बता दें कि यह कंपनी BEML से डीमर्जर के बाद बनी है। अक्टूबर 2022 में BEML ने अपने नॉन कोर कारोबार का BEML लैंड एसेट्स में डीमर्जर कर दिया था। इन नॉन कोर एसेट्स में बेंगलुरु और मैसूर में 550 एकड़ की जमीन शामिल है। इस हफ्ते BEML लैंड एसेट्स का शेयर करीब 15% गिर चुका है। 12वीं खबर, ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स की UK की सब्सिडरी जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR ने अगले 5 साल में 15 अरब यूरो या 18.6 करोड़ डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। इन निवेश योजना के जरिए कंपनी की 2030 तक हर गाड़ी को इलेक्ट्रिक यानी EV बनाने की मंशा है। JLR का दुनिया की लीडिंग मॉडर्न लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स में सबसे पहले पूरी तरह ऑल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन वाली कंपनी बनने का इरादा है। इस योजना के तहत कंपनी ने 2 साल पहले रीइमेजिन नाम की स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी। इस रणनीति के तहत वित्त वर्ष 2025 तक नेट कैश पॉजिटिव पोजीशन हासिल करने और 2026 तक 10% से ज्यादा के एबिट यानी कामकाजी मार्जिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 20 अप्रैल को टाटा मोटर्स का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 13वीं खबर, टाटा ग्रुप की ज्वेलरी क्षेत्र से जुड़ी कंपनी ने अपने चारों ज्वेलरी ब्रांड्स के रिटेल स्टोर्स के आक्रामक विस्तार के तहत 140 से 150 नए स्टोर्स खोलने की योजना तैयार की है। ये स्टोर्स वित्त वर्ष 2024 के दौरान खोले जाएंगे। फिलहाल कंपनी के देश भर में 750 आउटलेट्स हैं। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने करीब 140 नए स्टोर खोले थे और जिस तरह की मांग है उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने इस साल भी पिछले साल के बराबर या उससे ज्यादा स्टोर खोलने की योजना तैयार की है। कंपनी के ज्वेलरी डिवीजन के CEO अजय चावला के मुताबिक ऑर्गेनाइज यानी संगठित क्षेत्र की कुल 32% में से कंपनी का केवल 7% मार्केट शेयर है, जिसे कंपनी और बढ़ाना चाहती है। 20 अप्रैल को टाइटन का शेयर 1/4% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर का रुख करते हैं। CCI की ओर से 936 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाए जाने के मामले में गूगल ने यू टर्न ले लिया है। जी हां, गूगल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील
वापस लेने का फैसला लिया है। सीसीआई ने 25 अक्टूबर 2022 को इस कंपनी पर 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और इन ऐप पेमेंट्स के लिए गूगल को जबरन अपने खुद के बिलिंग सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक के साथ साथ थर्ड पार्टी बिलिंग सर्विसेज के इस्तेमाल की अनुमति देने का भी निर्देश जारी किया था। इस फैसले को कंपनी ने एनसीएलटी में चुनौती दी थी और रोक लगाने की अर्जी दाखिल की थी, पर जनवरी 2023 में एनसीएलटी ने गूगल को राहत देने से इनकार कर दिया था, यानी सीसीआई के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था, जिस पर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया था। इस मामले में 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, पर कंपनी के यूटर्न के बाद अब इस हफ्ते एनसीएलटी में अंतिम सुनवाई शुरू हो गई है। गूगल 936 करोड़ रुपए के जुर्माने का 10% हिस्सा पहले ही एनसीएलटी के पास जमा कर चुकी है। पर खबर यह भी है कि गूगल ने इंडियन ऐप मेकर्स को भारत के बाहर उसका खुद का पुराना यानी गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम जीपीबीएस इस्तेमाल करने के लिए कहा है, वरना अगले 14 दिन में उनके ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डीलिस्ट कर दिया जाएगा। दूसरी खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही फ्यूचर रिटेल को कर्ज समाधान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एनसीएलटी से अतिरिक्त मोहलत मिल गई है। फ्यूचर रिटेल को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 16 अप्रैल को डेडलाइन खत्म हो रही थी, पर अब इसे बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया गया है। पिछले सोमवार यानी 10 अप्रैल को खबर आई थी कि फ्यूचर रिटेल के एसेट्स को खरीदने के लिए कुल 49 एंटिटीज ने बोली जमा की है। फ्यूचर रिटेल के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी की ओर से जारी प्रोविजनल लिस्ट के मुताबिक बोली लगाने वालों में मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल, अदानी ग्रुप के अलावा WH स्मिथ ट्रैवल, जेसी फ्लावर, ARC जैसी एंटिटीज के नाम सामने आए हैं। बोली लगाने वाली कंपनियों की फाइनल सूची कंपनी की ओर से जल्द जारी की जा सकती है। 17 अप्रैल को फ्यूचर रिटेल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर यानी अतिरिक्त निदेशक के पद पर ज्वाइन कर लिया है। गौरतलब है कि कंपनी ने अपना पद छोड़ने के 2 साल से भी कम समय में उन्होंने बोर्ड में वापसी कर ली है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक बिरला पहले इस कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष थे और 20 अप्रैल को उन्होंने बोर्ड में वापसी की है। आदित्य बिरला ग्रुप की वोडाफोन आइडिया में 7 फरवरी तक 8.36% हिस्सेदारी थी और निवेशकों का भरोसा लौटाने के लिए कुमार मंगलम बिरला की ओर से यह कदम उठाया गया है। 21 अप्रैल को वोडाफोन आइडिया का शेयर 6.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, 17 अप्रैल को जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में हुई ब्लॉक डील की डिटेल्स के मुताबिक इन्वेस्को ग्लोबल ने अपनी पूरी 5.1% हिस्सेदारी 1004 करोड़ रुपए में बेच दी है। इस सौदे के बाद इन्वेस्को ग्लोबल जी एंटरटेनमेंट से पूरी तरह से बाहर हो गई है। इन्वेस्को ग्लोबल ने OFI ग्लोबल चाइना फंड के जरिए 204 रुपये 50 पैसे के भाव पर 4 करोड़ 91 लाख शेयर बेचे हैं। इस ब्लॉक डील में मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने 1 करोड़ 58 लाख शेयर, सिगेंटी इंडिया मॉरिशस ने 90 लाख 20,000 शेयर, गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर ने 64 लाख 20,000 शेयर खरीदे हैं। गौरतलब है कि 2 साल पहले तक इन्वेस्को ग्लोबल करीब 18% हिस्से के साथ इस कंपनी में सबसे बड़ी पब्लिक शेयर होल्डर थी, पर जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के मर्जर की डील को लेकर दोनों में विवाद हो गया था, जो मामला बाद में कोर्ट तक भी गया था। पर मार्च 2022 में दोनों ने विवाद सुलझा लिया था, पर कुछ ही दिन बाद से इस ग्लोबल फंड ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए थे। इस कड़ी में अप्रैल 2022 में इन्वेस्को ने 7.8%, उसके बाद अक्टूबर 2022 में 5.5% हिस्सा बेच दिया था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नियामक मंजूरियों में देरी के चलते जी सोनी का मर्जर अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 18 अप्रैल को जी एंटरटेनमेंट का शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की मुंबई बेंच ने रिलायंस कैपिटल की कर्ज समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की डेडलाइन 3 महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 16 अप्रैल की डेडलाइन पहले ही खत्म हो चुकी है, पर अब इसे बढ़ाकर 16 जुलाई कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने अधिकतम रिकवरी की मंशा से 26 अप्रैल को नीलामी का दूसरा राउंड करवाने को सहमति दे दी है। नीलामी के दूसरे राउंड में हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी IIHL, टॉरेंट इन्वेस्टमेंट और सिंगापुर की ओक ट्री ने हिस्सा लेने की पुष्टि की है। इससे पहले यह राउंड 11 अप्रैल को होने वाला था, पर बिडर्स की ओर से उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए लेंडर्स को थोड़ा समय चाहिए था। देखने वाली बात यह है कि क्या दूसरा राउंड पूरा होने पर कर्ज समाधान पूरा हो जाएगा या नहीं, क्योंकि 21 दिसंबर 2022 को हुए पहले राउंड में टॉरेंट ग्रुप ने 8,650 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी, पर अगले ही दिन हिंदुजा ग्रुप ने अपनी बोली को बढ़ाने का ऑफर दिया था। इसके खिलाफ टॉरेंट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब इस मामले में अगली सुनवाई अगस्त में होगी और दूसरे राउंड की बोली का नतीजा भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अधीन ही होगा। 19 अप्रैल को रिलायंस कैपिटल का शेयर 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, मैकडॉवेल होल्डिंग्स के कुछ शेयरधारकों ने NCLT के फैसले को
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। दरअसल एनसीएलटी ने मैकडॉवेल होल्डिंग्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी का फैसला बरकरार रखा था। दिवालिया प्रक्रिया को लेकर सनस्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स नाम के फाइनेंशियल क्रेडिटर ने कंपनी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी, पर फेमस इन्वेस्टर पोरिंजू वेलियत की कंपनी इक्विटी इंटेलिजेंस और यूएस की इन्वेस्टमेंट फर्म अकेशिया पार्टनर समेत कुल 15.51% शेयरधारक इस फैसले से खुश नहीं हैं और इसे चुनौती देने का फैसला किया है। इस मामले में 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच को सुनवाई करने के लिए कहा गया है। पिछले साल अप्रैल में 16.8 करोड़ के डिफॉल्ट के चलते एनसीएलटी ने सनस्टार होटल्स की अर्जी पर दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी, पर शेयरधारकों का तर्क है कि कंपनी के पास यूनाइटेड ब्रिवरीज के 63,40,000 शेयर हैं, जिनकी करीब 900 करोड़ रुपए की वैल्यू है। कंपनी को ये शेयर बेचकर शेयरधारकों में पैसा बांट देना चाहिए। सातवीं खबर, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी हिकाल के कंट्रोल को लेकर कल्याणी और हिरेमत परिवार के बीच विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल भारत फोर्ज के सीएमडी बाबा कल्याणी और हिकाल की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुगंधा हिरेमत दोनों भाई बहन हैं और सुगंधा हिरेमत ने बाबा कल्याणी पर आरोप लगाया है कि वो उनको और उनके पति को कंपनी से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही कल्याणी फैमिली की 2 होल्डिंग कंपनियों बीएफ इन्वेस्टमेंट्स और कल्याणी इन्वेस्टमेंट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास शिकायत दर्ज की थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि हिकाल के अधिकारियों ने कंपनी के को प्रमोटर्स और हिरेमत फैमिली के साथ सांठगांठ की है ताकि कल्याणी फैमिली की कंपनियों की ओर से हिकल में हिस्सा बढ़ाने की योजना को ब्लॉक किया जा सके। आपको बता दें कि बाबा कल्याणी के कंट्रोल वाली कल्याणी फैमिली की कंपनियों का हिकाल में 34% और हिरेमत फैमिली का 35% हिस्सा है। सुगंधा हिरेमत का कहना है कि उनकी मां के निधन के करीब 2 हफ्ते बाद ही पारिवारिक समझौते को मानने के बजाय हिस्सा बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पारिवारिक समझौते के अनुसार बाबा कल्याणी को हिकल में अपना हिस्सा सुगंधा हिरेमत को ट्रांसफर करना था। 8वीं खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो ने फ्रेशर्स को प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम यानी पीआरपी नाम का एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम पास करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इनमें वो फ्रेशर भी शामिल हैं जो पहले से ही 4 से 6 महीने की वेलनेस ट्रेनिंग कर चुके हैं। विप्रो ने इन फ्रेशर्स से कहा है कि कंपनी में बने रहने के लिए इन सब फ्रेशर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम में न्यूनतम 60% नंबर लाने होंगे। गौरतलब है कि विप्रो ने पहले इन फ्रेशर्स के पैकेज में 46% की कमी की थी। ट्रेनिंग पास करने के बाद भी इन कैंडिडेट्स का पैकेज घटाया गया था। आईटी कर्मचारियों की यूनियन नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सेनेट यानी नाइट्स ने विप्रो के इस कदम को पूरी तरह से अनैतिक और अनुचित बताया है। 20 अप्रैल को विप्रो का शेयर 0.5% से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर, ओमनी चैनल रिटेलर फर्स्टक्राई की हिस्सा बेचने के लिए कई सारे सॉवरेन फंड्स के साथ बातचीत चल रही है। दरअसल कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स फर्स्टक्राई में से अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। माना जा रहा है कि $3 अरब के वैल्यूएशन पर हिस्सा बिक्री हो सकती है। दरअसल फर्स्टक्राई की केदारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ बातचीत चल रही थी जो पूरी हो नहीं पाई है। अगर ये डील पूरी होती है तो सॉफ्टबैंक ग्रुप अपना कुछ हिस्सा बेच सकता है। फिलहाल सॉफ्टबैंक ग्रुप के पास फर्स्टक्राई की 29% हिस्सेदारी है। दूसरी खबर, बेवरेज मेकर कोका कोला ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म थ्राइव में 15% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। कोका कोला ने पहली बार किसी भारतीय स्टार्टअप में निवेश किया है। आपको बता दें कि थ्राइव को ऑपरेट करने वाली #लॉयल्टी लिस्टेड कंपनी जुबिलेंट फूड की एसोसिएट कंपनी है और कोका कोला के निवेश के बाद कंपनी में जुबिलेंट फूड की हिस्सेदारी 35% से घटकर 29.75% हो गई है। इस डील की रकम का तो पता नहीं लग पाया है, पर हैशटैग ने 104 करोड़ 68 लाख रुपए के प्री मनी वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाई थी। थ्राइव का स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनी के साथ सीधा कंपटीशन है, पर थ्राइव की 5,500 से ज्यादा रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप है। इस डील के जरिए कोका कोला फूड ऑर्डर्स के साथ ग्राहकों को अपने खुद के पेय पदार्थ खरीदने के लिए पुश करेगी। कैंपा की खरीद के जरिए कोला मार्केट में रिलायंस की एंट्री के बाद से कोका कोला की ओर से अपना कारोबार मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दोनों कंपनियों के कंपटीशन से ग्राहकों को कितना और कैसे फायदा मिलता है। 18 अप्रैल को जब यह खबर आई तो जुबिलेंट फूड का शेयर 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, अबू धाबी के फंड 10x एडी और अपोलो ग्लोबल की बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न या सहयोगी कंपनी आकाश एजुकेशन सर्विसेज में निवेश करने के लिए बातचीत चल रही है। 10x एडी को खासकर लेट स्टेज टेक्नोलॉजी कंपनियों में स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट्स की
महारत हासिल है। हालांकि ये साफ नहीं है कि यह निवेश कंसोर्टियम के जरिए होगा या 10x AD खुद ही 15 से 20 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। पर बायजूस की कम से कम 40 से 60 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटाने की योजना है। इसके तहत कंपनी की यूएस की पीई फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ भी बातचीत चल रही है, जिसके जरिए 20 से 25 करोड़ डॉलर जुटाने की बातचीत चल रही है। पर यह निवेश सहयोगी कंपनी आकाश में होगा। बायजूस के लिए यह पूंजी जुटाना काफी अहम है, क्योंकि पिछले 18 महीने में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट से जुड़े मुद्दे, बिजनेस प्रैक्टिसेस, खराब नतीजों और बड़े पैमाने पर छंटनी के लिए ये कंपनी जांच के घेरे में रही है। तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी राय से, आपके फीडबैक से हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं और आपकी पसंद क्या है। तो अगले हफ्ते शनिवार शाम को इसी समय फिर से आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप देख रहे हैं मनी 9। नमस्कार।